नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश देशांतर में हम बात कर रहे हैं ईरान की। जी हां, हसन रूहानी ने औपचारिक तौर पर ईरान के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। इस मौके पर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया गया था और भारत से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भी मौजूद थे। इस शपथ ग्रहण के साथ ही तमाम तरह के सवाल रूहानी का पीछा कर रहे हैं। रूहानी ऐसे वक्त में ईरान की गद्दी संभाल रहे हैं जबकि देश आर्थिक पाबंदियों से दबा हुआ है और बेहद बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। साथ ही अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से ईरान अलग थलग पड़ा हुआ है वो भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उसके सामने है। रूहानी जो लगातार एक बीच का रास्ता अपनाने की वकालत करते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत से टकराव को खत्म करने की बात करते हैं। क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके नेतृत्व में हमें एक बेहतर पश्चिम एशिया देखने को मिलेगा? और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, क्या करवट लेगी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये हम जानने की कोशिश करेंगे अगले 30 मिनट के दौरान। पहले लेकिन ये रिपोर्ट। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हसन रूहानी ने रविवार को देश की संसद के समक्ष राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली। 64 वर्षीय रूहानी ईरान के 7वें राष्ट्रपति होंगे। इससे पहले ईरान की सत्ता महमूद अहमदीनेजाद के हाथों में थी। शपथ ग्रहण के दौरान कई देशों के बड़े नेताओं ने शिरकत की। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। रूहानी अगले 4 साल तक ईरान की सत्ता पर काबिज रहेंगे। अपने कार्यकाल में रूहानी को काफी दिक्कतों का सामना करना होगा। इनमें से कई प्रमुख बातें परमाणु कार्यक्रम को आगे ले जाना, पश्चिमी देशों की पाबंदियों से ईरान को मुक्त कराना, इसके साथ ही अलगाववादी ताकतों से निपटना रूहानी की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। इसी के साथ ईरान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना रूहानी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन सत्ता संभालने के बाद विश्व के मानचित्र पर ईरान की छवि को बेहतर करना और दूसरे देशों के साथ रिश्ते बेहतर करना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडियो में है राजीव सीकरी, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके साथ विवेक काजू जी हैं, पूर्व राजदूत। मीम अफजल साहब, जो कि पूर्व पत्रकार भी हैं और पूर्व राजदूत भी हैं। इसके अलावा कर्नल अनिल कौल हैं, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव सीकरी साहब, क्या इसे ये माने कि जिस तरह की राजनीति की महमूद अहमदीनेजाद ने और 8 साल तक दुनिया के साथ उनके जो रिश्ते रहे, क्या रूहानी साहब के राष्ट्रपति बन जाने को हम एक नए अध्याय के तौर पर देख सकते हैं? हाँ, ज़रूर, क्योंकि अहमदीनेजाद की कई ऐसे वक्तव्य थे और फिर पिछले 2-4 सालों में उनकी सुप्रीम लीडर खामेनी से भी टकराव हो गया था, तो माहौल कुछ ख़राब सा हो गया था। और मैं समझता हूँ कि रूहानी साहब को जब ये चुनाव जिताया गया, क्योंकि उनके पत्र को सहमति दी गई और फिर अच्छी तरह वो जीते। ये नहीं कह रहा कि जनता ने उनकी वोट नहीं दी, पर एक तरफ तो एक इशारा था ऊपर से कि हाँ, ये एक ठीक आदमी है, क्योंकि एक तो ये क्लेरिक हैं। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम लीडर समझते हैं कि इनके साथ काम कर सकते हैं। अहमदीनेजाद एक बड़े कॉन्फ्रंटेशनिस्ट से हो गए थे। तो अब ये मौका आया है जबकि कह सकते हैं कि सब भी वो गलतियां तो अहमदीनेजाद ने की थी, अब रूहानी देखिए कैसे करेगा। और उसके एक छवि भी अच्छी है, क्योंकि जब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे तो उन्होंने पश्चिम मुल्कों के साथ कुछ ऐसे नेगोशिएशंस हुए थे जिसमें काफ़ी आगे भी बढ़ चुके थे। पर वो तो जब अहमदीनेजाद 2005 में राष्ट्रपति बने तो सब मामला तब गड़बड़ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अब जब उनका चुनाव हुआ है तो ज़रूर आगे एक नए कदम होंगे। और कल जब उनका उद्घाटन हुआ तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि देखिए, हमें सब अपने मतभेद दूर करने चाहिए, कि हमें एकजुट होकर जो से देश के सामने आर्थिक संकट है उसका सामना करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि बाहर के मुल्कों के साथ रिश्ते और बेहतर होने चाहिए। और चौथी बात कही कि जो ये नाजायज़ ये पाबंदियाँ, सैंक्शंस हमारे मुल्क के ऊपर है, पूरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द
इनको हटवाऊं। या बिल्कुल, यानी कि ये ईरान की राजनीति का एक पैराडॉक्स ही है कि इस पूरे यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया थी उसमें वो अकेले धार्मिक व्यक्ति थे और उन्हें सबसे ज्यादा मॉडरेट कहा गया धार्मिक होने के बावजूद। विवेक काजू जी, ये बताइए कि क्या जब हम ये कहते हैं कि वो इस बात का वादा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के साथ उनके रिश्ते बेहतर होंगे और खासकर पश्चिम को लेकर जब हम कह रहे होते हैं कि वो रिश्ते बेहतर करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूरा एक दबाव ईरान के ऊपर हो जाता है और ऐसा लगता है कि शायद ये ईरान की तरफ से ही ऐसा था कि पश्चिम से या अमेरिका से रिश्ते खराब थे। क्या वाकई इसको एक तरफा माने या ये माना जाए कि रूहानी के केंद्र में होने के बाद अमेरिका से भी हम बेहतर रवैये की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि ईरान की राजनयिक शैली में परिवर्तन आएगा, लेकिन क्या बुनियादी मसलों में जो ईरान के सिद्धांत हैं और जिस नीति को उसने अपनाया है, जैसे परमाणु क्षेत्र में, क्या उसमें परिवर्तन आएगा, अभी ये कहना मुश्किल है। मेरी अपनी भावना ये है कि ईरान परमाणु क्षेत्र में अपनी नीतियां नहीं बदलेगा। ईरान चाहता है कि उसके पास परमाणु हथियार हो या ये क्षमता, पूर्ण क्षमता हो कि परमाणु हथियार की तरफ वो बढ़ सके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रू ड्राइवर्स अवे। ये पाश्चात्य देशों को, इजराइल को, और मैं यहां तक कहूंगा कि कई अरब देशों को, अरब खाड़ी के देशों को मंजूर नहीं है। तो पहले तो एक हनीमून पीरियड होगा जिसमें रूहानी साहब और रूहानी साहब के जो विदेश मंत्री हैं, जरीफ साहब, जो कि उनके ईरान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं न्यूयॉर्क में, जो बहुत बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं, पाश्चात्य की भाषा बोल सकते हैं, एक कुशल राजनयिक हैं, उनके बीच में और पाश्चात्य देशों के नुमाइंदों के बीच में कांटेक्ट जरूर होगा। हो सकता है कि एक दो सैंक्शंस में भी थोड़ा लचीलापन आए, लेकिन जब मामला जब परमाणु नीतियों पर आएगा जी, तब मुझे लगता है कि संकट की घड़ी आएगी। और ये मान के हमें चलना चाहिए कि ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व रूहानी साहब के हाथ में नहीं है जी। वो आयतुल्लाह खामनेई साहब के हाथ में है, और खामनेई साहब भी चाहते हैं अपनी जनता को दिखाना कि वो पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में फर्क आए, प्रगति हो। लेकिन विवेक काजू जी, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, हम अगर न्यूक्लियर प्लान की हम बात करें तो हमेशा से ईरान का ये कहना रहा है कि जो नागरिक यानी सिविलियन जो मकसद है उसके तहत वो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और अगर वेस्ट के चश्मे से हम देखें तभी ये बात सामने आती है कि वाकई जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खतरनाक हो सकता है। तो आप किस थ्योरी को बेहतर मानते हैं? क्या वाकई हम वो बात माने जो वेस्ट हमें समझाता है, या ये ईरान का लेजिटिमेट हक है? और इजराइल तो कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है ईरान से भी ज्यादा, और अमेरिका की उस पर फिर भी पाबंदी नजर नहीं आती। देखिए, अब पहली चीज, ईरान एनपीटी का सदस्य है और ईरान ने खुद कुछ अपने ऊपर प्रतिबंध लगाए थे जो मंजूर करे थे, और आईएईए की तरफ की जो रिपोर्ट आई हैं उनमें भी काफी शक जाहिर हुआ है। हम भी ये मानते हैं कि वो शक जो है वो जा है और ईरान को सफाई देनी चाहिए, और अभी तक उसने पूर्ण रूप से अपने कार्यक्रम के बारे में सफाई नहीं दी है। लेकिन वो तो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इंस्पेक्टर्स जो हैं इंटरनेशनल, उनको वो सब जगह दिखा चुके हैं, कुम से लेकर जहां जहां उनके न्यूक्लियर सेटअप है। देखिए, कई चीजें हैं जिसमें प्रश्न चिन्ह है इस वक्त, और मुझे तो ये लगता है कि अगर आप पूरा इतिहास देखें, ईरान के जो एस्पिरेशन है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है, उसको देखें जी। ईरान शिया मुल्क है, वो देख रहा है कि आसपास क्या हो रहा है। क्या उसके गले से ये उतरता है कि पाकिस्तान के पास ये क्षमता है, उनके पास हथियार हैं और इनके पास नहीं है? मेरा तो ये मानना है कि वो चाहते हैं कि इतनी कुशलता उनके परमाणु क्षेत्र में आ जाए कि उनके पूरी क्षमता हो जाए कि वो परमाणु हथियार बना सकें। काफी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं विवेक काजू जी, ये भी कह रहे हैं, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अकेला शिया मुल्क है और वेस्ट एशिया में ही, अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर भी उसे रहने के लिए कहीं ना कहीं वो दांत चाहिए बाकी सुन्नी मुल्कों के बीच में जहां उसे रहना है। मीम अफजल साहब, ये बताइए कि किस तरह से बाकी जो देश हैं वेस्ट एशिया के, वो ले रहे हैं रूहानी साहब के राष्ट्रपति बनने को, इसको किस तरह से वेस्ट एशिया में लिया जा रहा है?
देखिए, एक तो मैं आपको ये गलतफहमी दूर कर दूं कि रूहानी साहब के बारे में जो ये कहा जा रहा है कि वो बड़े लिबरल लीडर हैं, मैं समझता हूं कि ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा के बयान किया जा रहा है। रूहानी साहब बुनियादी तौर पर इमाम खुमैनी के साथियों में रहे हैं, उनके साथ उन्होंने बहुत लग कर के काम किया है और उनके आइडियाज़ से वो बहुत मुतासिर रहे हैं। अहमदी निजात से जो उनके इख्तलाफात हुए, उसकी वजह से एक छवि उनकी ये बनी कि वो बड़े लिबरल लीडर हैं और वो शायद वेस्ट के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनाने के लिए तैयार नज़र आते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। अभी जो काटजू साहब ने बात कही उससे मैं एग्री करता हूँ कि अभी ये हनीमून पीरियड है और ईरान के अंदर एक सोच है, वहाँ के अवाम की एक सोच है, वहाँ की सरकार की एक सोच है और उसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं। उसको किसी आइसोलेशन में देखना ठीक नहीं होगा। जहाँ तक न्यूक्लियर हथियारों की बात बताएं, जो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है ईरान, उसके बारे में इख्तलाफ राय है। मेरा ये मानना है कि इसराइल का और अमेरिका का नज़रिया ईरान के हथियारों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान की आइडियोलॉजी और उनके इस्लामिक निज़ाम जो वो अपना बनाया हुआ है उसके खिलाफ है। ये लोग अपनी जो पॉलिसी है उससे हटने वाले नहीं है जी, और ईरान अपनी पॉलिसी से हटने वाला नहीं है। बता दूं मैं आपको, मैंने ईरान का बहुत अध्ययन किया है। रेवोल्यूशन के ज़माने में मैंने वहाँ कई विजिट किए हैं जी। मैंने इस रेवोल्यूशन को बहुत करीब से देखा है जो वहाँ आया। उसमें बहुत सारी चीज़ें सवालात देती हैं, लेकिन वो वहाँ के जो आवाम है वो उसके लिए तैयार नजर आते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कोई बहुत ज्यादा बुनियादी तब्दीली वहाँ पर नजर आने की उम्मीद नहीं कह रहे आती। कि जो फंडामेंटल चेंज है वो नहीं जो होगा। फंडामेंटल जो जी, बात कही बिल्कुल। काटजू साहब ने, लेकिन हाँ। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ जी कि काटजू साहब ने जो न्यूक्लियर जो उसकी पावर है या बनने का जो कुछ खदशात जाहिर किए हैं, वो खदशात बैनुल अक़वामी तौर पर ठीक इसलिए नहीं लगते हैं कि किसी मुल्क पर जबरदस्ती पाबंदी आयद करने का किसी को हक नहीं है। जी इसराइल को क्यों नहीं रोका जाता? इसराइल के बारे में क्यों नहीं है उस तरह के ख्यालात? बिल्कुल। ईरान पर पाबंदी किस लिए है? मैं अमेरिका सबका ठेकेदार तो नहीं है। बिल्कुल, मैं जवाब लेती हूँ विवेक काटजू जी से भी, लेकिन इससे पहले मैं अनिल कौल जी की तरफ जाना चाहती हूँ। अनिल कौल जी काफी दिलचस्प बात कह रहे हैं मीम अफजल। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये मामला न्यूक्लियर प्रोग्राम का नहीं है, ये मामला उस वैचारिक मामले का है जिसको कि कहीं ना कहीं एक इस्लामिक असर्शन जो ईरान दिखाता है अपने बहाना है। मैं आपको कहना जी। चाहता हूँ स्पष्ट रूप से ये बहाना है, इसके अनिल अलावा कौल कुछ जी, नहीं है। तो अनिल कौल जी, आपको लगता है वाकई कि अगर ऐसा होता और न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत बड़ी समस्या होती अमेरिका के लिए, तो सबसे पहले इजराइल को रोकता अमेरिका? मैं इन श्रीमान से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन्स का जो मुद्दा अमेरिका ने खड़ा कर रखा है, ये एक डाइवर्शनरी टैक्टिक है। असली मुद्दा तेल का मुद्दा है, जबकि ईरान ने बोला था कि ये तेल को डॉलर एक्सचेंज में नहीं दिया जाए, इसका करेंसी चेंज करनी चाहिए, जिसके यूरो को या किसी और करेंसी में इसका खरीद फरोख्त होना चाहिए। वहां से झगड़ा शुरू हुआ है और उसमें वेनेजुएला और ब्राजील ने इनके साथ सहमति दिखाई और इन्होंने फिर कहा कि हम तो बेचेंगे यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरो के हिसाब से बेचेंगे, डॉलर के नहीं। वहां से असली मुद्दा शुरू हुआ। ये न्यूक्लियर के तो बहाना है। आपको बिल्कुल सही है कि इजराइल को जब उन्होंने मना नहीं किया तो ईरान को क्यों मना कर रहे हैं। बिल्कुल। जी हाँ, तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साफ तौर पर हम बात करेंगे कि सीरिया ईरान के जो रिश्ते हैं बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में उसका क्या होगा जब राष्ट्रपति नए चुने गए हैं, और इसके साथ साथ अफगानिस्तान में 2014 में नेटो फोर्सेस जब चली जाएंगी तब ईरान का रोल हम देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण भारत और ईरान के रिश्ते नए राष्ट्रपति के चुनाव के साथ। ब्रेक के बाद
ईरान में हसन रूहानी ने नए राष्ट्रपति का पद संभाल लिया है और उसके साथ साथ वेस्ट एशिया, दुनिया की राजनीति और भारत और ईरान के रिश्ते किस तरह से बदल सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं देश देशांतर में। राजीव सीकरी जी, हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्तों को उन्होंने एक जख्म बताया और ये कहा कि वो कोशिश करेंगे कि वो जख्म भरे। आपको लगता है कि ये एक तरफा कार्रवाई एक तरफा ईरान कर सकता है या अमेरिका का रुख भी बदलेगा? अमेरिका का रुख भी बदलना चाहिए अगर कोई सफलता मिलनी है। आपने सीरिया के बारे में जिक्र किया। मैं समझता हूं कि उस इलाके में जो स्थिति बनी है उससे ईरान थोड़ा कमज़ोर हो गया है। सीरिया एक था, हमास भी कमज़ोर हो गया है थोड़ा, तो ये भी उनके ऊपर एक दबाव पड़ रहा है। लेबनान भी, लेबनान और ईरान के ऊपर ये दबाव पड़ रहा है, इसलिए वो बातचीत के लिए तैयार हैं। पर अमेरिका को भी थोड़ा सा अपना रुख बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इस बात पर जिद रखें कि ईरान को कोई हक नहीं है इनरिचमेंट के लिए, हालांकि एनपीटी के अंतर्गत इस पे कोई पाबंदियां नहीं हैं, तो ईरान ने अभी तक कोई उल्लंघन नहीं किया है। विवेक आर्जू ये कह रहे हैं कि सफाई बनती है, ईरान को अंतर्राष्ट्रीय जगत को सफाई देनी चाहिए जिस तरह का उनका प्रोग्राम है। देखिए, सफाई तो इजराइल को देनी चाहिए, जापान को देनी चाहिए, साउथ कोरिया को देनी चाहिए, और तरह तरह के मुल्क हैं जिनके पास ये क्षमता है। जैसे उन्होंने कहा स्क्रू ड्राइवर अवे, तो ईरान को उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। पर मुश्किल ये है रूहानी साहब के सामने कि वो पीछे कैसे हटें। एक तरफ तो जनता के सामने ये अपना नाक नहीं कट सकता उनका, ये नहीं दिखा सकते कि हमने अमेरिका के दबाव की वजह से ये सब हमने ये कंसेशंस दिए हैं, और दूसरी तरफ उनको ये थोड़ा जो सी ये पाबंदियां लगाई हैं, सैंक्शंस हैं, उनका असर पड़ रहा है। और मजबूत इजराइल के सामने खड़ा भी होना है। इजराइल इतना मामला नहीं है। वो देखिए, अहमदीनेजाद ने ऐसे बेतुकी बातें कही थी, उन बातों को छोड़ देना चाहिए। देखिए, अब इस बार पहली बार है कि जब नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ तो बाहर से नेताओं को बुलाया गया। ये दिखाना चाहते हैं कि हम खुले हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपसे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो ताली दो हाथों से बजती है। एक हाथ तो ईरान का होगा, पर दूसरे तरफ अगर अमेरिका भी अपना रुख नहीं बदलता तो कुछ नहीं हो पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिलहाल कि किस तरह से भारत के जो रिश्ते हैं वो ईरान से बदल सकते हैं, क्या बेहतर हो सकते हैं। विवेक आर्जू जी, ये बताइए कि क्या भारत को दोबारा से तेल का निर्यात शुरू कर देना चाहिए, और अगर भारत ऐसा कर पाता है, क्या पहली बात तो उसे करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका से उसके रिश्ते, भारत के रिश्ते, क्या उन पर असर पड़ सकता है इस कार्रवाई के बाद? देखिए, ईरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है हम भारत के लिए, और हमें अपने जहां तक हम रिश्ते बढ़ा सकें ईरान से, चौमुखी रिश्ते बढ़ाने चाहिए। इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे हमारे हित ईरान में हैं, वैसे ही हमारे हित खाड़ी के अरब देशों में हैं, वैसे ही हमारे हित अमेरिका के साथ हैं। और हमें इन सब हितों को ध्यान में रखकर एक ऐसी नीति अपनानी पड़ेगी जो कि हम इन सब करंट्स और क्रॉस करंट्स के बीच में मझधार से नाव, अपनी हितों की नाव को निकाल के ले सकें। तो इसमें तेल का आपने कहा, तेल हम जितना वहां से इंपोर्ट कर सकें हमें करना चाहिए, लेकिन जो हकीकतें हैं, जमीनी हकीकत है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम क्या इस वक्त हमारी कंपनियां जो कि टेक्नोलॉजी चाहती हैं और जो संबंध चाहती हैं अमेरिकन कंपनियों के साथ, क्या उनको नजरअंदाज कर दें और बस ईरान से निर्यात करते रहें? लेकिन विवेक आर्जू जी, जो वादा विदेश मंत्री से कर चुके हैं भारत के अधिकारी, भारत के नेता कहूं खासकर में, कि वो कम कर चुके हैं, पहले मुबारकबाद दे चुके हैं, अब अमेरिकी विदेश मंत्री यहां पर आकर के आपने 20-30% कर दिया है, ये बड़ी अच्छी बात है। उस सबको मैं नजरअंदाज करता हूं। अमेरिकन क्या कहें, इसको एक कान से सुन के दूसरे से निकालना चाहिए, उसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे यह है कि जमीनी हकीकत को देखते हुए हम अपनी हितों की सुरक्षा कैसे करें। ईरान के साथ साथ सब चीज देखनी पड़ेगी हमें,
और हमें तब फूंक फूंक के कदम आगे आगे ले चलना चाहिए। जहां तक इजराइल का प्रश्न आपने उठाया, उस पर मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। मैं इजराइल के हिमायती नहीं हूं, लेकिन यह वास्तविकता है कि एनपीटी के 3 सदस्य नहीं हैं, भारत, पाकिस्तान और इजराइल। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिहाज से इजराइल से प्रश्न नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से आप जो कर लें, अंतर्राष्ट्रीय विधि के हिसाब से नहीं किया जा सकता है। जैसे हमसे कोई नहीं कह सकता है कि आपने हथियार क्यों बनाए। तो ये देखते हुए ईरान और इजराइल की जो स्थिति है वो अलग है, अलग बन जाती है। बिल्कुल। अभी अफजल साहब ये बताइए कि विवेक काटजू कह रहे हैं कि वास्तविकता के धरातल पर जो हकीकत की जमीन है उस पर हमें पैर रखकर बात करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ईरान से रिश्ते हैं वो अमेरिका की शर्त पर, या वो लोग, वो देश जिनके ईरान से अच्छे रिश्ते नहीं है अरब वर्ल्ड में, उनकी शर्तों पर या उनकी कीमत पर हम ईरान से रिश्ते रखें। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, हमारा ईरान से अच्छा रिश्ता करने में किसी खाड़ी के देश से रिश्ता खराब नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। सऊदी अरब की और बात? हमारे नहीं, सऊदी अरब तो खुद भी रिश्ता रखता है ईरान से। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने अपने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अफजल साहब, हाँ, वास्तविकता थोड़ा बहुत देखें। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं और कुछ चीजों को लेकर उनके दरमियान में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम सऊदी अरब से रिश्ता अच्छा रखेंगे, वहां से तेल खरीदेंगे, तो ईरान से रिश्ता बंद हो जाएगा। जब मुल्कों के दरमियान रिश्ते होते हैं तो मैं ये समझता हूं कि दूसरे देश अच्छी तरह जानते हैं कि दो मुल्कों के दरमियान में रिश्तों के अंदर किस हद तक आप उन्हें रोक सकते हैं और किस हद तक आप उनके ऊपर रिजर्वेशंस लगा सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान अच्छी तरह से जानता है। हमारे देश में जो भी फॉरेन पॉलिसी है उसके ताल्लुक से हमारे विवेक काटजू साहब तो खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं तो कैरियर डिप्लोमेट नहीं रहा हूँ, लेकिन वो इस बारे में बहुत अच्छा विवेक रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो हमारा मुल्क इतना कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है कि हम इस बात से कि खाड़ी देशों से हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा इसलिए हम ईरान से ताल्लुक अच्छा ना रखें। लेकिन अमेरिका ईरान से हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है, तेल के भी हम हैं। ठीक है, हमने कुछ बातों को माना है, कुछ इंटरनेशनल दबाव होते हैं, लेकिन उसमें हम कहीं अपने मुल्क का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करने वाले नहीं है। ये बात मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं एक बात दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये जो ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रखा है कि ये आप जो न्यूक्लियर हथियार बना रहे हैं इसका ठीक नहीं है और इसका तलाशी दीजिए और इसको साबित कीजिए। इराक में क्या किया था अमेरिका ने? वहाँ तो कुछ भी नहीं निकला और आपने पूरे इराक को तबाह कर दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट को फांसी पे चढ़वा दिया। क्या नतीजा पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका को कुछ भी वहां नहीं मिला। सिर्फ बहाना बना करके आपने एक देश को बुरी तरह से बर्बाद करने का काम किया, क्योंकि आपकी नजर तेल पर थी। बिल्कुल सही कहा अभी हमारे साथी ने कि तेल पर नजर है और वहां के अवाम से कोई लेना देना नहीं है। आप ईरान के अवाम पर अपनी राय थोप नहीं सकते हैं। आप ईरान के लोगों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, जैसे भारत के लोगों को कोई अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चला सकता। इस तरह हमें दूसरे देशों का भी एहतराम करना चाहिए। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। कर्नल अनिल कौल, ये बताइए कि फिलहाल क्या भारत के सामने वाकई जिस तरह से विवेक काटजू कह रहे हैं अपनी एक डिप्लोमेटिक भाषा में कि जो रस्सी पे चलने जैसा है, वाकई कि खाड़ी के देशों से, अमेरिका से, इजराइल से रिश्ते बरकरार रखते हुए ईरान के साथ कैसे रिश्ता रखे भारत, किस तरह से तेल ले, अपना व्यापारिक जो उसके रिश्ते हैं वो भी बना के रखे, ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो पाएगा? मैं सिर्फ तेल और व्यापार के रिश्तों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगले साल जो सबसे बड़ा मुद्दा हाथ में हमारे सामने आने वाला है वो है कि नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर जाएंगी और उसका डायरेक्ट असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है पाकिस्तान के जरिए। अगर हम ईरान के साथ अपने डिफेंस टाइज भी बढ़ाएं और ये जो खतरा नजर आ रहा है इसको नजरअंदाज ना करें और इसकी तैयारी करके रखें, इसको कंटेन करें दोनों तरफ से दबाव डाल के, तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा। जी। तेल और खरीद फरोख्त एक तरफ, हमारी अपनी आजादी दूसरी तरफ। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है, चाहे काटजू साहब कुछ भी कहें, ये जो अमेरिका का दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है बार बार हर चीज में आपको नजर आ रहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। हर किस्म का असला वहां से अब खरीदा जा रहा है, जो कि एक जमाने में अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो
अलाउड ही नहीं होता था। रशिया के अलावा असला कहीं से आ ही नहीं सकता था। अब सडनली अमेरिका हर एक चीज देने को तैयार हो रहा है। जी विवेक काजू जी, बहुत संक्षेप में 2 शब्दों में जवाब दीजिए। मैं कर्नल कॉल से सहमत हूं। मेरा ये कि अफगानिस्तान के मुद्दे पे हमें ईरान से बात करनी चाहिए। ईरान और हमारे हित मुझे लगता है कोइंसाइड करते हैं अफगानिस्तान में। ये मेरा मतलब नहीं था कि कहीं बात ही नहीं करो, मेरा तो बस साफ था कि ये सब चीज देखकर हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल हमें रास्ता ढूंढना होगा। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। विवेक काजू जी बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव सीकरी मीवा और साथ ही कर्नल अनिल कौल। तो साफ तौर पर रूहानी साहब के आने से एक नई रूह जिसे हम कहें वो वेस्ट एशिया में जरूर हमें देखने को मिल रही है। सभी उम्मीद कर रहे हैं, भारत भी उम्मीद कर रहा है। हम उम्मीद ये करते हैं कि बेहतर वेस्ट एशिया देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ न कुछ बेहतर असर जरूर होगा और सबसे महत्वपूर्ण भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।